हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि बात करें तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक WBW मनाया जाता है। तो इसमें पहला था जुलाई के अंतिम सप्ताह में, दूसरा था अगस्त के पहले सप्ताह में, और तीसरा था हमारा अगस्त के दूसरे सप्ताह में, और चौथा था हमारा अगस्त के तीसरे सप्ताह में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अगस्त के पहले सप्ताह में। उसके बाद इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया था कि प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। यानी कि बात करें तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? अगस्त के पहले सप्ताह में। उसके बाद है कि इसका उद्देश्य स्तनपान को प्रोत्साहन तथा समर्थन देना है। स्तनपान बच्चे के जीवन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण व कम लागत वाला प्रयास है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन था कि विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को, 12 मार्च को, 12 अगस्त को, या कि 14 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12 अगस्त को। ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मेन रूप से उद्देश्य क्या है मनाने का? एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है। गज में साथी होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2012 को। ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पेट्रिसिया सिम्स ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहला है उज्बेकिस्तान, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान, चौथा है हमारा इराक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले क्या हुआ था कि संतोष झा भारत के दूतावास वाशिंगटन DC USA के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। अब क्या हुआ है कि मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। ठीक है। तो अब कौन लेंगे? मनीष प्रभात संतोष झा की अब जगह लेंगे, जो कि भारत के दूतावास वाशिंगटन DC में वो उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो पहला है झारखंड, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के यह की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीज़न के एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। वेणुगोपाल ने कहा कि समिति ने उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा प्रयोग के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर
इनके मतलब सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ था तब से आपको पता था कि यहाँ पे 144 धारा लगी हुई थी। ठीक है, मतलब एक तो नेट नहीं चल रहा था, कई किसी किसी क्षेत्र पे जो चल रहा था वहाँ भी बहुत स्लो चल रहा था। तो अब क्या किया गया है, वहाँ पे 4G नेटवर्क लाने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी कि ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला है राहुल सचदेवा, दूसरा है अमित त्यागी, तीसरा है मनोज शर्मा और चौथा है हमारा प्रमोद भसीन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रमोद भसीन। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी कि ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन GE कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने इसकी डिग्री इंग्लैंड और वेल्स से ली है। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यदि, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे पहला है प्रोजेक्ट चीता, दूसरा है प्रोजेक्ट लायन, तीसरा है हमारा प्रोजेक्ट अमन और चौथा है हमारा प्रोजेक्ट सूर्या। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट चीता। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच क्या किया है कि प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। ये परियोजना लंबे समय से क्या थी, लंबित थी और त्रिसेवाओं के ने अब इस परियोजना को 3,500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरान ड्रोन को और लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेडेड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी। तो यहाँ पे है हमारा 40,000 और दूसरा है हमारा 20,000, तीसरा हमारा 50,000 और चौथा है हमारा 60,000। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60,000। उसके बाद यहाँ पे इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम, तो बताया जा रहा है कि दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि दिल्ली सरकार ने SC और ST अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में यह फैसला लिया है कि इस फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस परियोजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें बताया जा रहा है कि मतलब पूछा जा रहा है फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं। तो इसमें पहला है अक्षय कुमार, दूसरा है संजय दत्त, तीसरा है ऋतिक रोशन और चौथा है हमारा अजय देवगन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अक्षय कुमार। उसके बाद यहाँ पे यदि इसकी व्याख्या की बात करें हम, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए यानी कि बात करें तो 4.85 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ अक्षय 6वें नंबर पर है। ठीक है, मैंने कल आपको डॉलर का मतलब भी समझा था शायद NCERT की क्लास में।
यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा डॉलर में होता है, यानी कि डॉलर की अपेक्षा रुपया हमारा थोड़ा सस्ता है, ठीक है। यानी कि $1 बराबर यहाँ का समथिंग 70 से 71 रुपए तक का होता है। तो बात करें यदि रुपए में तो कितने हैं, 3,362 करोड़ रुपए हैं। और यदि डॉलर में बात करते हैं तो 4.85 करोड़ की कमाई इनके पास है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जबकि 654 करोड़ रुपए में क्या हुआ है कि 8.75 करोड़ डॉलर के साथ ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं। और फोर्ब्स ने बताया कि अच्छे की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोसरमेंट के जरिए होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें पहला हमारा 10 जनवरी, दूसरा हमारा 15 मार्च, तीसरा हमारा 11 जुलाई और चौथा है हमारा 12 अगस्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 अगस्त। उसके बाद इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक साल क्या होता है कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। इस साल विश्व युवा दिवस की थीम क्या रखी गई है, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी थीम भी याद रखनी है कि इसकी थीम क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो दोनों ही थीम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही याद रखना है। हिंदी में क्या है, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, और इसमें इंग्लिश में क्या है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया है। तो यहाँ पे पहला हमारा राहत इंदौरी, दूसरा है जावेद अख्तर, तीसरा है अहमद फराज और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राहत इंदौरी। उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वे 70 साल के थे। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। राहत इंदौरी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया था। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई, MBBS, मीनाक्षी, खुद्दार, नाराज, मर्डर, मिशन और कश्मीर करीब, बेगम जान, घातक, इश्क जानम, सर आसिया और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों में गीत लिखे थे, ठीक है। यानी कि इतनी सारी फिल्मों में भी उन्होंने एक जो गीत लिखे थे। और उसके बाद ये एक शायर भी थे, मशहूर शायर भी थे, कवि भी थे, एक प्राध्यापक भी रह चुके थे, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे पहला बाघ, दूसरा शेर, तीसरा हाथी, चौथा है लोमड़ी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हाथी, ठीक है। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें हम, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पोर्टल यानी कि सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह, प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। आप हमेशा देखते हो आईसीसी मैच हो रहा है या आईसीसी हो रहा है अभी इंडिया का या और कंट्री का, तो आईसीसी का मतलब क्या है, या आईसीसी ने ये निकाले वो निकाले जो भी होता है, तो आईसीसी का मतलब क्रिकेट से रिलेटेड है, हमको याद रखना है, ठीक है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आईपीएल का फुल फॉर्म बताया भी था। उसके बाद यहाँ पे आईसीसी का है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, द्वारा क्या हुआ कि हाल ही में जारी कार्यक्रम के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला है भारत में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है न्यूजीलैंड में, चौथा है पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, दैट मीन्स कि किस कंट्री में जो 2021 में होना है वो कहाँ पे होना है। आप लोग प्लीज़ कोशिश करिएगा बताने की, क्योंकि इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, और आप लोग यदि कोशिश करते हो तो ज़रूर बता पाओगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की भी ज़रूर कोशिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।